हाय देयर। ये जो लेक्चर है ये डेडिकेटेड है रिसाइकल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसके अगले लेक्चर में मैं रिसाइकल के यूजेस बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं एक डेफिनेशन से, जिसमें कहा गया है अ प्रोसेस इन विच अ स्ट्रीम इज रिटर्न्ड फ्रॉम डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम containing valuable materials for further processing is called recycle process and the stream is known as recycle stream। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो, दो शब्द मुझे लगता है कि यहाँ पर नए हैं आपके लिए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो आपने एक चीज़ हमेशा देखी होगी, अगर किसी ने ट्रेन में सफ़र किया है, तो अगर ये स्टेशन नंबर 1 है, ये स्टेशन नंबर 2 है, तो अगर एक ट्रेन है जो कि दो स्टेशंस के बीच में चलती है, इन दोनों के बीच में एक ट्रेन चलती है और दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कि 400 किलोमीटर है, और यहाँ पर एक स्टेशन है जिसकी दूरी 200 किलोमीटर है, मतलब कि मिड पॉइंट पे, ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पे। तो जब ट्रेन यहाँ से चलेगी तो उसे हम बोलते हैं अप ट्रेन। जब इस एरिया में ट्रेन रहेगी तब तक उसे बोला जाता है अप ट्रेन, और जब इस एरिया को क्रॉस करती है ट्रेन तो उस ट्रेन को बोलते हैं डाउन ट्रेन। समझ में आया अप और डाउन का मतलब? स्टेशन 1 से अगर ट्रेन चलेगी तो उसे बोलते हैं हम अप ट्रेन, और जब वो अबाउट अ मिड पॉइंट अगर वो आगे निकल जाती है तो उसे बोलते हैं डाउन ट्रेन। तो इसी तरीके की बात हम केमिकल इंजीनियरिंग में भी करते हैं कि जब हमारा जो रिएक्टेंट है यहाँ से चलता है, रिएक्टेंट या फिर जो भी प्रोसेसिंग मटेरियल है जिसे हमें प्रोसेस करना है, वो जब यहाँ से चलता है और यहाँ पर जो हमारा मेन इक्विपमेंट होता है, ये रिएक्टर हो सकता है, एक डिस्टिलेशन कॉलम हो सकता है, एब्जॉर्बर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो जब यहाँ पर पहुँच जाता है तो ये जो जर्नी होती है उसके स्टोरेज से या फिर जो भी उसका सोर्स होता है वहाँ से इस इक्विपमेंट तक आने की, जहाँ पर मेन प्रोसेसिंग होगी, वो होता है अप स्ट्रीम। और जैसे ही हमारा जो मटेरियल है वो या तो प्रोडक्ट बन के या सेपरेट होके कुछ भी होके जब मेन इक्विपमेंट से आगे बढ़ जाता है तो ये वाली जो लाइन है उसके लिए हो जाएगी डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इतना समझ में आ गया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक जो बेसिक एग्जांपल है रिसाइकल का वो मैं आपको बताता हूँ। सभी लोगों ने अपनी लाइफ में एक बार तो गन्ने का जूस पिया ही होगा। तो गन्ने के जूस बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, जूस मेकर, वो क्या करता है कि गन्ना लेता है और दो रोल्स वाली मशीन होती है उसके पास, उसको बेसिकली रोलर क्रशर बोलते हैं। तो उसके अंदर वो गन्ने को डाल देता है, गन्ने को डालता है, जूस निकलता है और जूस टैंक में चले जाता है। अब क्या करता है, एक बार जो गन्ना उसने रोलर्स के बीच में डाला था उसको वो फेंकता नहीं है। अब उसको क्या करेगा, वो वापस से अपने हाथ में लेगा और उसी गन्ने को डबल फोल्ड करके वापस से मशीन में डाल देगा, फिर कुछ जूस निकलेगा। फिर वो डबल फोल्ड किए हुए को गन्ने को लेगा और फिर 4 फोल्ड करके वापस से मशीन में डाल देगा, ऐसे करके 8 फोल्ड करके वापस से मशीन में डाल देगा और जूस आ जाएगा। तो ऐसा वो इसलिए करता है ताकि जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जूस है वो उस गन्ने के अंदर से निकल करके बाहर आ जाए, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो जो व्यक्ति पूरे दिन में मुश्किल से 100 लीटर जूस बनाता है, वो व्यक्ति अगर उस गन्ने को वंस थ्रू ऑपरेशन करके फेंक नहीं रहा है, तो हम कैसे फेंक सकते हैं जो कि टन्स पर आवर की फ्लो रेट से काम करते हैं। तो वो केमिकल इंडस्ट्रीज में भी रिसाइकल किया जाता है, कभी भी वेस्ट नहीं किया जाता किसी भी रिएक्टेंट को या फिर अनसेपरेटेड मटेरियल को। तो इसकी प्रोसेस सिस्टम देखें तो कुछ इस तरीके से होगी। प्रोसेस सिस्टम ऐसी होती है कि हमारे फीड जाती है मिक्सर में। अब ये मिक्सर या तो सिंपल एक पाइप का जंक्शन हो सकता है या फिर एक एजिटेटेड वेसल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर हमारी फीड जाती है और फीड आ जाती है वहाँ से इक्विपमेंट में, मेन इक्विपमेंट में, जहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग होगी। ये एक रिएक्टर हो सकता है, डिस्टिलेशन कॉलम हो सकता है, एब्जॉर्बर हो सकता है, एक्सट्रैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस इक्विपमेंट में आई, प्रोसेसिंग हुई, अगर रिएक्शन होनी है तो रिएक्शन होगी, यूनिट ऑपरेशन होना होगा तो यूनिट ऑपरेशन होगा। ये होने के बाद में वो चली जाएगी एक सेपरेटर में। अगेन ये जो सेपरेटर है ये एक पाइप का जंक्शन भी हो सकता है जिसको बोलते हैं हम स्प्लिट पॉइंट। इसको बोलते हैं समर पॉइंट और इसको बोलते हैं स्प्लिट पॉइंट, अगर खाली पाइप का जंक्शन है तो या तो पाइप का जंक्शन हो सकता है या फिर अगेन वो एक डिस्टिलेशन कॉलम हो सकता है, एक एब्जॉर्बर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सेपरेटर में आने के बाद में एक मेन स्ट्रीम जो हमारी प्रोडक्ट में चली जाएगी, जिससे कि हमें रिकवर करके हमारे टैंक में हम फिल कर देंगे, फिर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, हमारा फाइनल प्रोडक्ट।
और एक स्ट्रीम यहाँ से चली जाएगी रिसाइकल स्ट्रीम वापस से मिक्सर में, जो कि वापस हमारे मेन इक्विपमेंट में जाएगी। तो ये जो रिसाइकल स्ट्रीम है दो तरीके से हो सकती है। पहली कि रिसाइकल स्ट्रीम की कंपोजिशन, रिसाइकल स्ट्रीम ये जो स्ट्रीम है इसकी कंपोजिशन और जो मेन प्रोडक्ट है उसकी कंपोजिशन सेम हो। एक रिसाइकल का ये फंडा है कि दोनों स्ट्रीम की जो कंपोजिशन वो सेम होगी, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। और इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, रिसाइकल इज परफेक्टली फाइन वर्ड फॉर दिस, बट एक और स्पेसिफाई करने के लिए कि यहाँ पर सेपरेशन नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार का कंपोनेंट्स का, दोनों में स्ट्रीम में कंपोनेंट सेम है, प्रोडक्ट स्ट्रीम और रिसाइकल स्ट्रीम में, तो इसे हम डिफाइन करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जो कि रिफ्लक्स होता है। और ये रिफ्लक्स आपको सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगा डिस्टिलेशन कॉलम की स्टडी में। तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लक्स, जहाँ पर कि रिसाइकल स्ट्रीम की और प्रोडक्ट स्ट्रीम की जो कंपोजिशन होती है सेम होती है। और दूसरा क्या तरीका होता है कि प्रोडक्ट में हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर हम सेपरेट कर रहे थे, मान लेते हैं कि अमोनिया और एयर में से अमोनिया को हम सेपरेट कर रहे थे, तो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया आ जाएगी और एयर के लिए फिर पर्ज सिस्टम लगाते हैं। तो इस एग्जांपल को अभी छोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि हम एक रिएक्शन करवा रहे थे, तो रिएक्शन में क्या हो रहा था कि अमोनिया बना रहे थे H2 प्लस N2 से हम अमोनिया बना रहे थे। स्टोइचियोमेट्री पे ध्यान मत देना, सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे ध्यान देना। तो हम क्या चाहेंगे कि ये जो सेपरेटर ये कुछ ऐसा करे कि इस साइड में अमोनिया मैक्सिमम जाए, मान लेते हैं कि 99% इसमें अमोनिया जाए और 1% H2 प्लस N2 जाए, और ये वाली रिसाइकल स्ट्रीम जो है इसके अंदर 99% H2 प्लस N2 यानी रिएक्टेंट जाए और अमोनिया कम से कम जाए, 1% ही जाए। तो ऐसे करके क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन करवा पाएंगे, ये हमारा मोटो होगा। तो हम सेपरेटर का सिलेक्शन उसी तरीके से करते हैं जहाँ पर हमें जिस तरीके की ज़रूरत होती है, और ये क्वेश्चंस करने में या फिर आगे के सब्जेक्ट पढ़ने में आपको समझ में आएगा। अभी इतना समझ में नहीं आएगा, जब मास ट्रांसफर पढ़ लेंगे आप तब आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब आप केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग पढ़ लेंगे तब तो मान के चलिए आपको परफेक्शन हो जाएगी इस चीज़ में। तो ये आप मैंने जितना समझाया अभी इतना दिमाग में रखिए, बाकी चीज़ें बाद में समझेंगे। अब इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें कि जो फीड आती है मिक्सर के अंदर, उसको बोलते हैं फ्रेश फीड, क्योंकि ये प्योर रिएक्टेंट्स या फिर प्योर अनप्रोसेस्ड मटेरियल है, ठीक है, वो मिक्सर में आता है। वहां से फिर जो निकलती है फीड उसको बोलते हैं प्रोसेस फीड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्चुअल फीड है जो कि हमारा रिएक्टर और इक्विपमेंट, यहाँ पे मैं इक्विपमेंट लिखना चाहूंगा कि ये वो अमाउंट ऑफ फीड है जो कि हमारा रिएक्टर प्रोसेस करने जा रहा है या फिर हमारा इक्विपमेंट प्रोसेस करने जा रहा है। ये अमाउंट हमारा रिएक्टर या फिर इक्विपमेंट प्रोसेस नहीं करेगा, वो फ्रेश फीड प्लस रिसाइकल दोनों को मिला करके प्रोसेस करेगा, तो वो हो जाएगी प्रोसेस फीड। और यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रोडक्ट। ये आपने किसी भी जो हमारे पास मान के चलिए एक शुगर का पैकेट आता है, तो उसके ऊपर दो वेट होते हैं, एक नेट वेट और दूसरा ग्रॉस वेट। तो ग्रॉस वेट वो होता है जो टोटल होता है, जिसमें कि बेग का और शुगर का दोनों का वेट इंक्लूड कर लिया जाता है, लेकिन जो कि हमारा नेट वेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ शुगर का होता है। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रोडक्ट क्या है, जो रिएक्टर से बाहर निकला हो ग्रॉस प्रोडक्ट। अब हम सेपरेटर में उसको डाल देते हैं ग्रॉस प्रोडक्ट को, और रिसाइकल स्ट्रीम को बाहर निकाल देते हैं। तो रिसाइकल स्ट्रीम जब उसमें से निकल गई है बाहर, तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो कितना बचा है, वो हो जाएगा नेट प्रोडक्ट। ठीक है, इतना समझ में आया, ये हो जाएगा नेट प्रोडक्ट। और ये लाइन का कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता है मैंने कैसे डाल दी इसके अंदर, तो इसको आप इग्नोर करना। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर एक कन्वर्जन का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं इसका फॉर्मूला लिखवाऊंगा, बट आप अभी यहाँ पे समझ लीजिए, डायग्राम हमारे सामने है, तो कि जब इस रिएक्टर से अगर कोई प्रोसेस होकर के जाता है बाहर, मतलब कोई रिएक्टेंट प्रोसेस होकर बाहर जाता है, तो उसे बोलते हैं ओवरऑल कन्वर्जन। सॉरी उसे ओवरऑल नहीं, उसे वंस थ्रू कन्वर्जन बोलते हैं, कि यहाँ से एक रिएक्टेंट आया और यहाँ से प्रोडक्ट बाहर निकला, उसको बोलते हैं वंस थ्रू कन्वर्जन। नाम याद रहेगा, वंस थ्रू कन्वर्जन। बट अगर हम हमारे दायरे को बढ़ाएं और यहाँ से देखें, ये जो मैंने बॉक्स बनाया यहाँ पर देखा जाए, तो इस बॉक्स के अंदर जो रिएक्टेंट आया और इस बॉक्स के बाहर जो प्रोडक्ट निकला, रिसाइकल हुआ कुछ भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो प्रोडक्ट बाहर निकला, यहाँ से रिएक्टेंट आया और यहाँ से प्रोडक्ट बाहर निकला, तो इसे हम बोलते हैं ओवरऑल कन्वर्जन।
कि कितना इस रिएक्टेंट का कितना परसेंट रिएक्टर ने कन्वर्ट करा, इसको बोलते हैं ओवरऑल कन्वर्जन। ठीक है, अगर खाली रिएक्टर को कंसिडर किया जाए तो हो जाएगा वंस थ्रू कन्वर्जन, और पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को अगर कंसिडर किया जाए तो वो हो जाएगा ओवरऑल कन्वर्जन। तो इतना आई थिंक रिसाइकल को समझने के लिए काफ़ी है। इसके बाद में मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, और वो एग्जाम्पल सभी सब्जेक्ट से होंगे, जैसे मास ट्रांसफर से भी होंगे, सीआरई से भी होंगे, तो आपको समझने में शायद थोड़ी दिक्कत आ जाए, बट उसको देखना जरूर।